संजय ने घर में घुसते ही आवाज लगाई। निधि, निधि कहाँ हो भाई? क्या हुआ? चलो निकाह में जाने की तैयारी करो, सुजाता की निकाह का कार्ड आ गया है। सुजाता निधि की बहन की इकलौती बेटी थी। इसी साल उसने MBA किया था। निकाह में वो लोग पहुंच गए थे। बारात जब लड़की वालों के दरवाजे पर पहुंचा तो घर में कोहराम मचा था। किसी ने कहा लड़की भाग गई। काफी हंगामे के बाद बारात वापस चली गई। सुजाता ने ये क्या किया? सुजाता तो पार्लर से कैब लेकर अपने दोस्त अनुराग के घर चली गई थी। अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी, उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। सुजाता जब अनुराग के घर पहुंची तो अनुराग को किसी और लड़की के साथ देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैं तो कहीं की नहीं रही, अब कौन सा मुंह लेकर घर जाऊं मैं? मुझसे निकाह का वादा किया और यहाँ दूसरी लड़की के साथ रंगरलियां मना रहे हो तुम। मैं सारे गहने जेवर लेकर इसके साथ शादी का ख्वाब देख रही थी। सुजाता निराश होकर घर की तरफ लौट आई। पूरी कोठी में मातम पसरा हुआ था। घर के भीतर से रोने की आवाज सुनाई पड़ी तो वो पिछले दरवाजे से अंदर जाने को हुई। तभी माँ की चित्कार सुनकर वो सहम गई। मैं बहुत अभागी हूँ, लगता है सदमे ने पापा की जान ले ली। मुझे यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। वो फौरन रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ गई और टिकट लेकर मुंबई जाने वाली ट्रेन में सवार हो गई। उसे खुद भी नहीं पता था कि निकाह के मंडप से भागकर वो कहाँ जाएगी। अपनी बदकिस्मती पर उसकी आंखें बरस पड़ी। अचानक उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज टकराई। एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? अरे नीलिमा तुम? सुजाता तुम कहाँ जा रही हो? और इतनी सजी सवरी? और लोग कहाँ हैं? बस नीलिमा, इतने सवालों का जवाब एक साथ कैसे दूं? पहले बैठ तो जाओ। ये बच्ची तुम्हारी है, बहुत प्यारी है, पर इतनी कमजोर क्यों है? हाँ, मेरी ही बच्ची है, गुड़िया। इसी के इलाज के लिए मुंबई जा रही हूँ। इसके दिल में छेद है, इसका ऑपरेशन करवाने जा रही हूँ। ओह, आई एम सॉरी, पर तेरे शौहर कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। सुजाता, मेरे शौहर नीलेश इस दुनिया में नहीं है। हमने उनके अम्मी अब्बू की इजाज़त के बगैर अदालत में निकाह किया। वो लोग ना कभी हमसे मिलने आए और ना ही हम कभी उनसे मिलने गए। ओह, ये तो बेहद तकलीफ देह है। नीलिमा, मैं ज़रा कपड़े बदल लेती हूँ। हाँ ठीक है। तुम बताओ कहाँ जा रही हो? सुजाता ने नीलिमा को सब कुछ बता दिया। अच्छा तुम रो मत, मेरे साथ ही चलो। मेरे ससुर जी बहुत रईस आदमी हैं, उनके कई कारखाने हैं, कहीं ना कहीं तुम्हें काम मिल ही जाएगा। ओह थैंक्स नीलिमा, मैंने MBA किया है इसी साल। मैं अपनी मर्जी से निकाह करना चाहती थी, पर अम्मी अब्बू ने अपने आगे मेरी एक ना सुनी। मजबूर होकर मुझे ही घर से भागना पड़ा, पर शायद अम्मी अब्बू सही थे। सुजाता की आंखों से आंसू गिरने लगे। गाड़ी तेज रफ्तार से भाग रही थी। सुजाता, रोना बंद करो। मैं भी पहली बार ही ससुराल जा रही हूँ। जब मेरे ससुर जी ने नीलेश के मरने की खबर सुनी तो उनका सारा गुस्सा पानी हो गया। उन लोगों ने तो मुझे और मेरी बच्ची को देखा भी नहीं है। उन लोगों ने ही मुझे एक खत लिखकर बुलाया है। नीलिमा ने खत उसके हाथ में पकड़ा दिया। खत पढ़कर सुजाता ने उसे दे दिया। बहुत देर तक बातें करते करते दोनों अपनी सीट पर ही सो गई। सुजाता की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। गाड़ी मुंबई पहुंचने ही वाली थी कि तभी अचानक एक धमाका हुआ और ट्रेन थरथराती हुई पटरियों से नीचे उतर गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। पूरे डिब्बे में चीख पुकार मची थी। सुजाता ने बच्ची को गोद में उठा लिया, पर नीलिमा नीचे गिरी पड़ी थी। उसके माथे से खून बह रहा था। अचानक डिब्बे में बहुत सारे बचाव कर्मी आ गए घायलों को ले जाने के लिए। मेरी नीलिमा को बचा लो। वो उसका कुछ सामान और अपना बैग उठाकर बच्ची के साथ नीचे उतर गई। सुजाता, मेरी एक मदद कर दो। मैं शायद जिंदगी और मौत से जूझ रही हूँ। मेरे पास वक्त नहीं है। प्लीज मेरी बच्ची को उसके दादा दादी के पास पहुँचा देना और तुम उसकी अम्मी बनकर ही जाना। वो मुझे नहीं पहचानते। नीलिमा की आंखें बंद हो गई थी। सुजाता की रोते रोते हिचकियां बढ़ गई थी। हाँ, मैं क्या करूं? नीलिमा को छोड़कर कैसे जाऊं? तभी कुछ लोग आए
और नीलिमा का बेजान जिस्म उठाकर ले जाने लगे। आपकी जानकार हैं ये? नहीं, मैं नहीं जानती। उसने गुड़िया को सीने से जोर से लगा लिया और बाहर निकलकर टैक्सी में बैठकर मुंबई में नीलिमा के बताए पते पर पहुंच गई। घर क्या, वो तो पूरी हवेली थी। नीलेश के पिता राय साहब ने उसे देखते ही कहा, आओ बेटी नीलिमा, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो हमने इतने दिनों तक अपने बच्चों से दूरी बनाकर रखी। ऊपर वाले ने हमें उसकी सजा दे दी है। नीलेश की अम्मी मालती देवी ने उसे गले लगा लिया और बोली, अल्लाह, बच्ची को मुझे दे दो। रदिया, नीलिमा भाभी का सामान नीलेश के कमरे में रख दो। भाभी जान को उनका कमरा दिखा दो, चलो। सुजाता इस नए परिवेश में बहुत असहज महसूस कर रही थी, पर कठपुतली की तरह सब कुछ करती रही। कमरे में गई तो नीलेश की तस्वीर के सामने खड़ी होकर फूट फूट कर रो पड़ी। आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको नहीं जानती, पर आपकी बच्ची के लिए और अपने ठिकाने के लिए मुझे आपकी विधवा का रूप धारण करना पड़ रहा है। नीलिमा की भी यही मर्जी थी। सुजाता ने वहां आने से पहले ही नीलिमा की अटैची में से अपने लिए एक सफेद साड़ी निकालकर पहन ली थी। मैं कुंवारी बेवा बनकर इस घर में कब तक रह पाऊंगी? जब इस झूठ का पर्दाफाश होगा तो क्या मुंह दिखाऊंगी? ये सोचते ही उसका कलेजा मुंह को आ गया। तभी दरवाजे की कुंडी खटकी। सामने मालती देवी को देखकर उसने उन्हें कमरे में आने के लिए कहा। हमने जब टीवी में समाचार सुना कि मुंबई आने वाली ट्रेन पटरी से उतर गई है तो सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी, पर तुम्हें देखकर नई जिंदगी मिल गई है। चलो खाना खाकर आराम कर लो। सुबह डॉक्टर के यहाँ भी जाना है गुड़िया को दिखाने। गुड़िया तो अपने दादाजी के साथ खूब मस्ती कर रही है। जी अम्मी जान। सुजाता खा पीकर सोई तो बहुत देर तक नींद नहीं आई। दूसरे दिन जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने गुड़िया का चेकअप करके ऑपरेशन की डेट दे दी। ये बच्ची ठीक हो जाए तो मैं इन लोगों को सारी सच्चाई बता दूंगी। कुछ दिनों में ही वो घर उसे अपना सा लगने लगा था। राय साहब भी उसको बहुत मानते थे। उसने सास ससुर दोनों का ही दिल जीत लिया था। कुछ माह बाद गुड़िया का ऑपरेशन हो गया। अब वो सेहतयाब थी। उसको वहां रहते हुए 1 साल होने को आया। अब्बू जी के साथ वो फैक्ट्री भी जाने लगी थी। अब वक्त आ गया है कि मैं इन लोगों को सच्चाई बता दूं। किसी इंसान को कब तक धोखे में रख सकती हूँ मैं? यही सोचकर वो सास के कमरे की तरफ बढ़ गई। तभी सास की आवाज उसकी कानों में पड़ी। मैं इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती हूँ? अगर वो नहीं मानी तो? एक बार कहकर तो देखो। उसकी मर्जी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। देव ने खुद ही मुझसे उसके साथ निकाह की ख्वाहिश जताई है। वो नीलेश का दोस्त है। सुजाता ने सुना तो उसकी आंखों से आंसू छलक आए। वो फौरन अंदर चली गई। अब्बू जान, अम्मी जान, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। बोलो बेटी। गुड़िया भी अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है। आप लोगों को मैं धोखा नहीं देना चाहती थी, पर क्या? बोलो। सुजाता ने शुरू से लेकर अंत तक सारी बात बता दी। सब कुछ सुनने के बाद, बेटी ये तुम्हारी बहुत बड़ी कुर्बानी है। तुमने हम लोगों को ऐसे समय में सहारा दिया जब हम बिल्कुल बेसहारा हो चुके थे। एक तरफ नीलेश का इंतकाल और दूसरी तरफ नीलिमा के इंतकाल की खबर सुनकर शायद हम दोनों टूट ही जाते, पर तुम्हारे इस झूठ ने हमें नई जिंदगी दी है। ये सच है बेटी। इतने दिनों तक तुम हमारे घर में कुंवारी बेवा बनकर रही हो। अब हम तुम्हारा निकाह करा के अपने हाथों से विदा करेंगे। सुजाता ने दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उसका निकाह देव से हो गया। उसकी जिंदगी अब खुशियों से भर गई थी और अब वो शादीशुदा थी। पवन और कुसुम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। उन्होंने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर निकाह किया था, जिसकी वजह से अपने घर वालों से अलग एक झोपड़ी में रहा करते थे। कुछ अरसे बाद कुसुम एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। बेटी होने की वजह से पवन उसे छोड़कर चला गया। अब वो तन्हा रहा करती है। पवन ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। उसने मेरी सच्ची मोहब्बत को नहीं जाना। मैंने उसके लिए अपना घर बार छोड़ दिया और उसने
लड़की पैदा होने पर मुझे ही छोड़ दिया। और रोने लग जाती। कुसुम जैसे तैसे मेहनत करके अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रही होती है, लेकिन जब उसके घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं बचता तो वो सोचती है, अब मुझे अपने बच्चे की खातिर सख्त कदम उठाना ही पड़ेगा। मैं कब तक पवन का इंतजार करती रहूंगी? जब मेरा कोई सहारा नहीं तो मुझे खुद के बलबूते पर अपनी बेटी का सहारा बन। उसको मैं इतनी आला परवरिश दूंगी कि उसे अफसोस नहीं होगा कि उसका बाप उसे छोड़कर चला गया। कुसुम नौकरी की तलाश में निकल पड़ती है। बेटी के साथ होने की वजह से उसे कोई काम पर नहीं रखता। वो काम की तलाश करते करते बस अड्डे पर पहुंच जाती है। बस अड्डे पर पहुंचकर वो अपनी बेटी को पीठ पर बांधकर सामान ढोना शुरू करती है और बस अड्डे पर कुली बन जाती है। वह कड़ी मेहनत करती है। अरे ओ बहन जी, तुम इस नन्ही सी जान को अपने कमर पर बांधकर इतना वजन उठाती हो, तुम्हें कितनी तकलीफ होती होगी। तकलीफ तो होती है, लेकिन जब भूख लगती है तो उस तकलीफ के सामने कोई तकलीफ नजर नहीं आती। ये तकलीफ तो मैं झेल लूंगी साहब, लेकिन पेट की तकलीफ नहीं झेली जाती। तुम्हारे साथ कोई नहीं रहता क्या जो तुम्हारी मदद कर सके? नहीं, मैं अकेली रहती हूँ और इतनी हिम्मत रखती हूँ कि अपनी बेटी को अपने बलबूते पर पाल सकूं। बहुत अच्छा बेटा, तुम्हारी बहुत अच्छी सोच है। देखना, जिस बच्ची के लिए तुम इतनी मेहनत कर रही हो ना, यही बच्ची एक दिन तुम्हारा नाम रोशन करेगी। शुक्रिया साहब, आपकी दुआ है। और क्या चाहिए? पैसे से दवा खरीद सकते हैं और दुआ से जिंदगी। कुसुम कूली बनकर अपनी बेटी के साथ जिंदगी गुजार रही होती है, लेकिन एक दिन उसे ऐसा नजर आता है कि उसकी जिंदगी ही बदल जाती है। वो एक दिन काम कर रही थी, तभी कुछ गुंडे एक औरत को घेर कर खड़े हुए थे और उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। तभी कुसुम उनके बीच में आकर उन गुंडों से लड़कर उस औरत की मदद करती है। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, अगर आज तुम न होती तो शायद मैं अपनी जिंदगी गंवा देती। शुक्रिया कैसा, ये तो मेरा फर्ज था। एक औरत अगर दूसरी औरत की मदद ना करे तो लानत है उसके औरत होने पर। बहुत नेक ख्याल है तुम्हारी। आजकल ऐसी सोच वाले मिलते कहाँ हैं? अगर कोई मुसीबत में हो तो आंख बंद करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन तुमने तो अपनी जान पर खेल कर मेरी जान बचाई है, जबकि मैं तुम्हारे लिए एक अनजान हूँ। एक अजनबी के लिए इतना करना बहुत बड़ी बात है। ये तो मेरा फर्ज था। आप खैरियत है ना? आप कहाँ रहती हैं? आपके घर में कौन कौन है? मैं यही बस अड्डे पर ही रहती हूँ, अपनी इस नन्ही सी बेटी के साथ। मेरा इसके सिवा और कोई नहीं है। मैं यहाँ कुली का काम करती हूँ। इतनी छोटी सी बच्ची के साथ आप इतना वजन कैसे उठा लेती हैं? आपको कितनी तकलीफ बर्दाश्त करनी होती है? कुछ नहीं, तकलीफ तो होती है, लेकिन जब बच्ची का मासूम चेहरा देखती हूँ तो सारी तकलीफ भूल जाती हूँ। बस मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, मुझे अपनी बेटी को आला परवरिश देनी है। तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ? नहीं, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और वो बदमाश मुझे मारने आए थे, जिससे मैं इनके काले कारनामों को पर्दाफाश न कर सकूं। और तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर एहसान किया है। अच्छा, आप पुलिस ऑफिसर के तौर पर इतना नेक काम करती हैं। आपको मेरा सलाम। एक औरत होकर आप समाज से गंदगी साफ करने का काम कर रही हैं। कुसुम, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। कैसी मदद? तुम यहाँ पर मेहनत करती हो, अपनी बेटी को संभालती हो। मैं घर पर अकेली रहती हूँ। तुम चाहो तो तुम्हारी बेटी को मैं संभाल लिया करूँगी। आज से इसकी परवरिश की जिम्मेदारी मेरी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं इसे एक जिम्मेदार शहरी बनाऊंगी और तुम्हारा नाम रोशन करने वाली बनाऊंगी, जिससे तुम्हें एक दिन इस पर फक्र होगा। नहीं नहीं, मैं अपनी को अपने से जुदा नहीं कर सकती। कुसुम, ये जज्बाती होने का वक्त नहीं है। अगर तुम इसे लेकर काम करती रहोगी तो इसका मुस्तकबिल नहीं बन पाएगा, इसको अच्छा माहौल नहीं मिल पाएगा। मेरा यकीन करो और अपनी बेटी मुझे दे दो। तुम इससे मिलने आ जाया करना। कुसुम कुछ सोचकर हाँ कह देती और वो औरत उसकी बेटी को अपने साथ ले जाती। महीने में 2 या 3 मर्तबा कुसुम अपनी बेटी से मिलने आती थी और अपना कुली का काम बड़ी ईमानदारी से किया करती। अब बस अड्डे पर कुसुम एक अच्छे कुली के तौर पर जानी जाती थी। कुछ अरसे बाद
वो औरत उसकी बेटी को लेकर बस अड्डे पर आती है। अरे मैडम, आप यहाँ कैसे? और मेरी बेटी कैसी है? सब खैरियत है ना? आज मैं तुम्हारी बेटी को तुमसे मिलवाने के लिए लेकर आई हूँ। तभी थोड़े फासले पर उसे अपनी बेटी पुलिस की वर्दी में नजर आती है, जिसे देखकर कुसुम की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो उस औरत के पैरों में गिर जाती है। मैडम, मैं जिंदगी भर आपका ये एहसान नहीं भूल सकती। आपने मेरी बेटी की जिंदगी बना दी। आपकी बदौलत आज वो पुलिस ऑफिसर है। आप ना होती तो वो भी शायद मेरी ही तरह कुली बन गई होती। नहीं नहीं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। ये सब तुम्हारी दुआओं और ईमानदारी का नतीजा है, जो तुम्हारी बेटी अपनी मेहनत से पुलिस ऑफिसर बनी है। कुसुम अपनी बेटी को गले लगाकर खूब रोती है। अब दोनों माँ बेटी साथ रहने लग जाते हैं। एक दिन बेटी अपनी ड्यूटी पर थी, तभी कुछ बदमाश एक आदमी को परेशान कर रहे थे। वो उस आदमी को उन बदमाशों से बचा कर ले आती है। आदमी काफी जख्मी हालत में होता है, इसलिए वो अपने घर लेकर जाती है। बेटी, तुम किसे लेकर आई हो? अम्मी, ये आदमी बुरी तरह से जख्मी हो गया था, तो मैं इसे घर लेकर आ गई। जब ये ठीक हो जाएगा तो इसे इसके घर छोड़ाऊंगी। कुसुम जैसे ही उस आदमी को देखती है तो सन्न रह जाती है। क्या हुआ अम्मी? आप इस आदमी को जानती हैं क्या? हाँ, अच्छी तरह से जानती हूँ ये कौन है। बेटी, जिसकी तुम मदद कर रही हो वो कोई और नहीं, तुम्हारे वालिद हैं, जो तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हें छोड़कर चले गए थे, क्योंकि तुम एक लड़की थी। कुसुम, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें बेटी पैदा करने के लिए मैंने तुम्हें जिंदगी भर की सजा दी। मैं माफी के काबिल तो नहीं हूँ, पर फिर भी तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। जानते हैं, जिस बेटी को आप छोड़कर चले गए थे, आज उसी बेटी ने तुम्हारी बदमाशों से हिफाजत की है। अगर आज तुम्हारी बेटी ना होती तो तुम भी ना होते। क्या ये हमारी बेटी है? मैंने इसकी पैदाइश को गलत माना और आज इसी ने मुझे जिंदगी दी है। मुझे माफ कर दो बेटा। मैं समझ चुका हूँ कि लड़की होना कितने फख्र की बात है। आज के बाद मैं तुमसे कभी जुदा नहीं होऊंगा। हम तीनों साथ रहेंगे। कुसुम अपनी बेटी और अपने शौहर के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगती है।